अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज केमिकल काइनेटिक्स की जो फोर्थ लेक्चर है उसकी मैं वीडियो बना रहा हूँ और इसमें हम आज भी केमिकल काइनेटिक्स के ही टॉपिक्स के हवाले से कुछ एमसीक्यूज बनाएंगे और इंशाल्लाह ये एमसीक्यूज जो है फ्यूचर में आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। तो उसमें आज जो हमारे पास पहला इस वीडियो का एमसीक्यूज है, जबकि केमिकल काइनेटिक्स का एमसीक्यूज नंबर ये 16 है, तो वो क्या कह रहा है? द कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी स्क्वायर। टेम्परेचर को शो कर रहा है यहाँ पर, या टेम्परेचर के होता है या टेम्परेचर अंडर रूट के होता है। तो जब आप कोलिजन थ्योरी को एडवांस लेवल में थोड़ा स्टडी करेंगे तो तब आपको जो है कोलिजन फ्रीक्वेंसी के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। देखिए, जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, यानी कि कोलिजन थ्योरी को Z से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, और टेम्परेचर को T से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इनमें से ये आपस में क्या रिलेशनशिप होगी? एक चीज ध्यान में रखें कि जब भी मॉलिक्यूल्स की आपस में कोलिजन होती है तो उस कोलिजन से टेम्परेचर में इजाफा होता है, टेम्परेचर में चेंज आता है, लेकिन इतना चेंज नहीं आता कि वो T स्क्वायर के इक्वल हो, यानी कि टेम्परेचर से T स्क्वायर के इक्वल हो। तो इतना ज्यादा उसमें जो है क्रिया से चेंजेस नहीं आती हैं हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसलिए जो इसका आपके पास थ्योरम है वो कुछ इस तरीके से है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, वो टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब ये इंफॉर्मेशन ये भी शो कर रही है कि यहाँ पर क्योंकि अंडर रूट आ रहा है, अंडर रूट आने की वजह से अगर आप टेम्परेचर को सॉल्व भी करते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी में जो आपके पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी में टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज तो आएगा, लेकिन वो कोई इतना लार्ज वैल्यू नहीं होगी। हाँ, ये अलग है बात के अगर कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, यानी कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी अगर आप हाई करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी बढ़ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो कोलिजन से टेम्परेचर में भी इजाफा आएगा, लेकिन वो इजाफा, वो चेंज जो है कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वजह से वो टेम्परेचर में इतना बड़ा चेंज नहीं ला सकेगा। तो ये हमारे पास एक इसका रिजल्ट आता है, ये इसका आंसर है, यानी कि जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है तो वो स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसके जो ठीक ऑप्शन हमारे पास होगा वो सी ऑप्शन जो है वो एक ठीक ऑप्शन हमारे पास है। जो सेकंड एमसीक्यूज है आज की वीडियो का, वो क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन। रेट लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस है या नहीं है, या इनमें जो स्टेटमेंट दी हुई है वो सारी स्टेटमेंट ठीक है तो या ठीक है, तो उसमें क्या क्या पॉइंट दिए हुए वो हम स्टडी करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट ये दिया हुआ है कि द रेट लॉ डिपेंड अपॉन स्लो स्टेप एंड लॉ ऑफ मास एक्शन डिपेंड अपॉन आवर ऑल रिएक्शंस। देखिए, जो रेट लॉ है, एक चीजें में रखें, रेट लॉ में और लॉ ऑफ मास एक्शन में फर्क क्या है, एक जो डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस कुछ इस तरीके से है कि जो रेट लॉ है और लॉ ऑफ मास एक्शन जो है, इनमें एक खास फर्क ये है कि रेट लॉ हमें मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि हमें ये बताता है कि कोई भी रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट हुआ है, जबकि लॉ ऑफ मास एक्शन इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं करता। लॉ ऑफ मास एक्शन मैकेनिज्म के बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, जबकि रेट लॉ मैकेनिज्म के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि रेट लॉ डिपेंड अपॉन द स्लो स्टेप, क्योंकि जब मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन होगा, अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, एक से ज्यादा स्टेप में है, तो उसमें जो स्लो स्टेप होगा तो रेट लॉ उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा कि उसकी एक्सप्रेशन क्या होगी, उसका आपके पास केमिकल इक्वेशंस किस तरह की बनेगी। जबकि लॉ ऑफ मास एक्शन डिपेंड अपॉन ओवरऑल रिएक्शन, पूरे रिएक्शन का जो नेट ऑफ रिएक्शंस लिखते हैं, सिंगल रिएक्शन, जो आपके पास कोई एक रिएक्शन से एक से ज्यादा स्टेप में हुआ है, उसको जब आप सिंगल स्टेप में लिखते हैं तो आपके पास उस वक्त हम उसका लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो ड्रॉ करते हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम उसका ड्रॉ करते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन पे डिपेंड करता है। तो ये पॉइंट एक लिहाज से ठीक पॉइंट है कि पॉइंट जो इस वक्त डिफरेंस बता रहा है रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन में, लेकिन वो सही डिफरेंस बता रहा है। नेक्स्ट है कि रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन है सेम एक्सप्रेशन फॉर अ सिंगल स्टेप। लेकिन सिंगल स्टेप के लिए अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप है तो उसका मैकेनिज्म भी आपके पास कोई सिंगल स्टेप ही होगा, इसलिए रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन की जो एक्सप्रेशन होगी, जो उसकी इक्वेशन बनेगी, वो दोनों सेम बनेगी। रेट लॉ की
और लॉ ऑफ मास एक्शन की सिंगल स्टेप के लिए सेम इक्वेशन बनेगी, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा स्टेप नहीं है। अगर एक से ज्यादा स्टेप हो गए तो फिर रेट लॉ की इक्वेशन अलग होगी और लॉ ऑफ मास एक्शन की इक्वेशन अलग होगी, उसकी एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगी। फिर थर्ड हमारे पास है इसमें रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन हैव डिफरेंट एक्सप्रेशन फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। शुरू से ही बताता आ रहा हूँ कि रेट लॉ जो है वो स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है, लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो ओवरऑल रिएक्शन पे डिपेंड करता है, जो फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है। तो रेट लॉ की जो एक्सप्रेशन होगी वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफरेंट होगी और लॉ ऑफ मास एक्शन की डिफरेंस होगी। तो इसलिए ये पॉइंट भी वैलिड पॉइंट है, ठीक पॉइंट है, बी भी सही था, सी भी सही था। इसलिए इस इक्वेशन का आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा ऑल अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी कि सारी की सारी जो इस हमारे पास स्टेटमेंट है ऊपर वाली वो सारी की सारी क्या है, करेक्ट हमारे पास होंगी। तो इसलिए से हम ये कहते हैं कि जो रेट लॉ है और लॉ ऑफ मास सेक्शन है उसके दरमियान क्या डिफरेंस है, वो 3 पॉइंट दिए हुए थे। तो सारे स्टेटमेंट्स हमारे पास जो है वो ठीक है। तो इस तरीके से ये एमसीक्यूज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है एमसीक्यूज नंबर 18 है केमिकल काइनेटिक्स का, और आज की वीडियो का जो है वो तीसरा एमसीक्यूज है कि द लॉ ऑफ मास एक्शन हेल्पफुल टू डिटरमाइन द लॉ ऑफ मास एक्शन हेल्पफुल टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, order of reaction, molecularity of a reaction, direction of a reactions। देखिए जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन नहीं प्रोवाइड कर सकता, क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन जो है उस वक्त आपके पास होता है जब आप किसी भी इक्वेशंस के स्टेप्स लिखते हो, जबकि लॉ ऑफ मास एक्शन की जो एक्सप्रेशन होती है वो ओवरऑल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। मतलब नेट जो रिएक्शंस आता है, नेट रिएक्शंस की जो इक्वेशन होती है उसको वो रिप्रेजेंट करती है, उसकी जो कंसंट्रेशन को वो रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो इसलिए हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, तो इसका ठीक ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस को जो चीज फाइंड आउट करती है तो वो हमारे पास क्या होता है, वो आपके पास होता है रेट लॉ, जो हम इससे पहले वाले एमसीक्यूज में मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी जो है वो रेट लॉ ही हमें मालूम करके देता है। रेट लॉ की जो एक्सप्रेशन होती है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन का स्लो स्टेप के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। फिर मॉलिक्यूलरिटी जो है उसका ताल्लुक भी एक लिहाज से रेट लॉ से ही होता है, जिसमें हम उसके एक्सप्रेशन के जो एक्सपोनेंट होते हैं उनको प्लस कर देते हैं, तो वो हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन आ जाता है। लास्ट एमसीक्यू जो इसके ऑप्शन जो इसका है वो है डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शंस है। हम कह सकते हैं जो केसी हमारे पास है, केसी की जो वैल्यूज होती हैं, केसी होता है इक्वल टू 1, या केसी होता है ग्रेटर टू 1, या केसी होता है लेस देन 1। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशंस मौजूद हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, इनका ताल्लुक लॉ ऑफ मास एक्शन के साथ है, जो हमें डायरेक्शन बताते हैं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, या रिएक्शन फॉरवर्ड में मूव करेगा, या रिएक्शन रिवर्स में मूव करेगा। तो इस लिहाज से हम ये कहते हैं कि जो इसका ठीक ऑप्शन है वो हमारे पास डी ऑप्शन आपके पास क्या होगा, इस एमसीक्यूज का ठीक ऑप्शन होगा। लॉ ऑफ मास एक्शन जो हमारे पास है वो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ से ये एक्सप्रेशंस मौजूद हैं जो कि लॉ ऑफ मास एक्शन से ताल्लुक रखती हैं, जो कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को मालूम करने में मदद करती है। आज की वीडियो का जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है एडवांस लेवल का है। ज्यादातर ये एमसीक्यूज जो है जो एसएस केमिस्ट्री के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट केमिस्ट्री या लेक्चरर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये ज़्यादा काम आएगा। लेकिन इंटरटेस्ट जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो उनका लेवल जो है वो यहाँ तक नहीं होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि वो व्हाई ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी हैव मोर एडवांटेजेस देन कोलिजन थ्योरी। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के एडवांटेज जो हैं वो आप कह सकते हो कोलिजन थ्योरी से ज़्यादा हैं, तो क्यों है? मुख्तलिफ एडवांटेज इसके दिए हुए होते हैं, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के हवाले से है कि इसमें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है, कोलिजन थ्योरी में ज़रूरी नहीं है, इनअफेक्टिव कोलिजन्स भी हो सकती है। तो ड्यू टू प्रॉपर ओरिएंटेशन है, या ड्यू टू जस्टिफाइड करेक्शन फैक्टर है, या ड्यू टू आर्बिट्रेरी करेक्शन फैक्टर है, या ऑल ऑफ देम हमारे पास ऑप्शन इसका होगा। देखिए यहाँ पर दो इक्वेशनें मैंने पहले से लिख दी हैं, एक ये इक्वेशंस लिखी हुई है ये कोलिजन थ्योरी के लिए, किसके लिए है, कोलिजन थ्योरी के लिए इक्वेशन है, और जबकि ये वाली जो इक्वेशंस हमारे पास है ये ट्रांजिशन थ्योरी के लिए, ये कोलिजन थ्योरी के लिए और ये वाली ट्रांजिशन थ्योरी के लिए है। देखिए जब भी कोई भी रिएक्शंस होता है, कोई रेट ऑफ रिएक्शन से होता है, तो उसमें लाजमन डिसऑर्डर में आना जरूरी होता है। अगर कोई डिसऑर्डर होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, तो न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और डिसऑर्डर को हम एंट्रोपी कहते हैं।
डिसऑर्डर को एंट्रोपी कहा जाता है। जब भी किसी भी केमिकल के अंदर डिसऑर्डर आता है तो उसको हम एंट्रोपी कहते हैं। अगर आप ये देखें कि जो कोलिजन थ्योरी की इक्वेशन है यहाँ पर एंट्रोपी मौजूद नहीं है, एंट्रोपी को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर किसी किस्म की कोई भी एंट्रोपी मौजूद नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि जो कोलिजन थ्योरी है उसका जो एक लिहाज से करेक्शन फैक्टर है, करेक्शन जो फैक्टर्स मौजूद होता है तो वो आर्बिट्रेरी होता है। करेक्शन फैक्टर्स जो है वो भी आप देख सकते हैं, वो भी जो है बीएस की जो बुक्स वगैरह होती हैं वहाँ पर उसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। तो करेक्शन फैक्टर जो है आर्बिट्रेरी होता है किसका, कोलिजन थ्योरी का। लेकिन जो ट्रांजिशन स्टेट है उसका जो करेक्शन फैक्टर होता है वो जस्टिफाइड होता है। क्योंकि उस जस्टिफाइड क्यों होता है, क्योंकि उसका करेक्शन फैक्टर एंट्रोपी पर डिपेंड कर रहा है, ये एस ऊपर यहाँ पर मौजूद है एक्सपोनेंट के ऊपर। तो एंट्रोपी जो है वो एक लिहाज से डिसऑर्डर को शो करती है, वो किसी न किसी चेंज को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो जो ट्रांजिशन स्टेट की जो जब करेक्शन फैक्टर का हम फार्मूला लिखते हैं तो उसमें एंट्रोपी आता है, जबकि कोलिजन थ्योरी के करेक्शन फैक्टर के फार्मूला में एंट्रोपी मौजूद नहीं है, इसलिए वो आर्बिट्रेरी है। जबकि ये हमारे पास क्या होगा सॉरी, ये हमारे पास क्या होगा, एक लिहाज से जस्टिफाइड होगा। तो इसलिए हमारे पास जो ट्रांजिशन स्टेट है उसका एक एडवांटेज ये भी है कोलिजन थ्योरी के ऊपर कि उसका जो करेक्शन फैक्टर है वो जस्टिफाइड होता है। तो ये आंसर हमारे पास इस वक्त क्या होगा, ठीक आंसर होगा। आज की वीडियो का लास्ट एमसीक्यूज है, केमिकल काइनेटिक्स के ही हवाले से है, और वो एमसीक्यूज क्या है, एट व्हिच पोजीशंस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस ग्रेटर देन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस। देखिए सबसे पहले हमें ये मालूम हो कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है। देखिए जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस होता है वो होता है रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंटरवल, यानी कि किसी भी इंटरवल के ऊपर जब रेट ऑफ रिएक्शंस हम मालूम करते हो तो उसको हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस कहते हैं। जबकि जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस होता है ये टोटल हमारे पास जो रिएक्शंस जो होता है उसको टोटल अगर हम टाइम पे डिवाइड करते हैं तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस आता है। यानी कि टोटल जो रिएक्शंस का आपके पास रेट होगा उसको जब हम डिवाइड कर लेंगे टोटल टाइम के ऊपर तो वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस होगा। एक चीज आपके ज़हन में हमेशा होनी चाहिए कि जब भी कोई रिएक्शंस स्टार्ट होता है तो रिएक्शंस जब स्टार्ट होता है तो उसमें पहले एकदम तब्दीली आपके पास तेजी से आती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आती है। वजह क्या है, क्योंकि हम रेट ऑफ रिएक्शंस पढ़ते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन में हम ये कहते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे। तो शुरू में तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्योंकि हाई होती है इसलिए उसमें जो चेंज आता है वो तेजी से चेंज आ रहा होता है, फिर वो चेंज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप इस पॉइंट का देखें, इस पॉइंट्स को इस पॉइंट से अगर हम मैच कर लें तो ये कुछ इस तरीके से जाकर मैच होता है, और अगर आप इसको देखें तो ये इस तरीके से यहाँ पर मैच होता है। अगर यही इंटरवल इसी तरह का बराबर का इंटरवल रखते जाएं तो इस बराबर के इंटरवल के अंदर जो है वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस पहली पोजीशन के ऊपर शुरू में ये चेंज जो है वो ज्यादा है। अगर यहाँ पर आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसका आंसर ज्यादा आएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू मालूम करेंगे तो उसका आंसर कम आएगा। तो इसका आंसर जब ज्यादा आएगा तो इसका मतलब है इस इंटरवल के ऊपर चेंज ज्यादा आ रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस है वो ग्रेटर होते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस एट द इनिशियल स्टेज, यानी कि इनिशियल स्टेज के ऊपर इंस्टेंटेनियस ज्यादा होगा और आखिर में एवरेज ज्यादा होगा, क्योंकि आखिर में इतना चेंज नहीं आ रहा। आखिर में जो चेंज आ रहा है अगर आप इन दो पॉइंट्स को ऐसे मिला भी दें तो ये कम चेंज आ रहा है इस पॉइंट्स के दरमियान में और इस पॉइंट्स के दरमियान में कम चेंज आ रहा है, जबकि इन दो पॉइंट्स के दरमियान में चेंज जो है वो क्या है, ज्यादा हमारे पास मौजूद है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इसका जो ठीक आंसर होगा वो ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन ठीक है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज ग्रेटर देन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो उसका जो ठीक ऑप्शन है वो हमारे पास कौन सा होगा, ए ऑप्शन ठीक होगा। तो आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर इस हवाले से कोई भी एमसीक्यूज पूछना हो तो वो आप पूछ सकते हैं।